नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अब हमारे चैनल पर मैथ की तैयारी शुरू हो गई है और आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने 2025 गणित के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो 1 मार्च को इससे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए पूरा पेपर आप सभी लोग मेरे साथ साथ लाइव सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। पूरा पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे पेपर को अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, पूर्णांक आपको 70 का दिया गया है। निर्देश वगैरह यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैथ के पेपर में आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ पर निर्देश दिया है कि भाई सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहली बात तो यानी जितने भी प्रश्न आएंगे सभी को करना जरूरी है। दूसरी बात कि शुरुआत के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तीसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ तथा बा में बटा हुआ है, यानी इस पेपर में 2 खंड है, पहला खंड आ और दूसरा खंड बा। ठीक है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी 20 MCQ हैं दोस्तों, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। कहाँ पर देना है? OMR शीट पर। उसके बाद OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटें नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपने OMR शीट में किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो उसको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। खंड बा आपका 50 अंकों का है, जिसमें कुल 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जितने भी अंक निर्धारित हैं उसके सामने दिए गए हैं, सम्मुख अंकित हैं। और यदि रफ कार्य के लिए स्थान की ज़रूरत है दोस्तों, तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर आप लोग कर लीजिएगा और पृष्ठ को काट दीजिएगा और उस पर कोई भी हल ना लिखिएगा। देखिए साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, यानी अगर आपको रफ कार्य करना है तो अपनी कॉपी के बाएं पेज पर कर लीजिए और करने के बाद उसको काट दीजिए और उस पर कोई भी उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचने की आवश्यकता हो उसमें साफ चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण माने जाएंगे, यानी अगर आप चित्र साफ सुथरा नहीं बनाएंगे तो ऐसे आंसर आपके वैलिड नहीं होंगे, नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे निर्देश आप समझ लेना है, उसके बाद ही पेपर हल करना है। चलिए अब देखते हैं हम खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न को। इसके एक एक प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद के घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा रूल है, अगर बहुपद त्रिघाती है तो उसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, यानी त्रिघात के घातों की अधिकतम संख्या, तो त्रिघाती बहुपद है तो 3 घात होगी उसकी, और अगर द्विघाती बहुपद है तो 2 घात होगी। रैखिक बहुपद है तो 1 घात होगी। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद है तो 1 घात, त्रिघाती बहुपद है तो 3 घात, 2 घाती बहुपद है तो 2 घात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। 140 ऐसे आप लिख देंगे और इसको काटना शुरू करेंगे। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 70 बार में कटेगा, फिर 2 से काटे 35 बार में कटा, फिर हमने 5 से काटा 7 बार में कटा, 7 से काटा 1 बार में कटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 यहाँ पर हमको मिल रहा है, यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध कौन सा होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है दोस्तों। कौन सा सूत्र होता है मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इससे 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे, प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे, बस आप सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहें और अपना प्यार सपोर्ट हमें देते रहें। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए क्या होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई a और b जो हैं कोई धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब कोई धनात्मक संख्या हो, तो क्या होता है इनके लिए। तो यहाँ पर HCF और LCM का कुछ रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हों तो उनका HCF
HCF और LCM दोनों का गुणनफल जो है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो कौन सा सही होगा, तो A गुणे B जो है यानी उन संख्याओं का गुणनफल जो है HCF A और B गुणे LCM A और B, यानी A और B के HCF और A और B के LCM के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है उनका गुणनफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, बोल रहा है यदि m बराबर 5 है और n बराबर m प्लस 7 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए दोस्तों, m का मान तो आपको 5 दे दिया है, तो n का मान ये दिया हुआ है, तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर m की जगह आप 5 रख दीजिए तो 5 प्लस 7 हो गया। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई दोस्तों, 12 मिल गई। अब m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 12 है, तो इसका मान निकालना है। तो m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, n का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर तो 144 आ गया, और पूरे का अंडर रूट, तो इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल तो 13 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं, और यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के, तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पर संपाती होंगी। क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। तो इसके 3 रूल होते हैं, जैसा कि आप सभी को पढ़ाया गया होगा। तो चलिए मैं सभी रूल को बराबर यानी बारी बारी से आपको बता देता हूँ। यदि क्या होता है दोस्तों कि a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो मात्र एक हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और यदि क्या होता है कि तीनों आपस में बराबर हो गए तो अनेकों हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेकों हल, यानी रेखाएं समांतर होती हैं और इसीलिए अनेकों हल होते हैं। संपाती होती हैं रेखाएं, इसलिए अनेकों हल होते हैं। और यहीं पर क्या हो जाता है कि जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता। तो यहाँ पर तीनों बराबर हैं, तो इसलिए रेखाएं संपाती होंगी और बहुत सारे हल होंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। कितना सरल क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे। माना वह संख्या x है, मान के कर लो भाई, माना वह संख्या क्या है, x है, ऐसे मान लिया। अब बोल रहा है x का 1/3 भाग, तो x का 1/3 भाग मतलब x बटे 3। अब x बटे 3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो बोल रहा है वह संख्या क्या है, तो x का मान निकालना है, तो 3 को उधर भेज दो तो आ जाएगा 63, यानी वो संख्या क्या है दोस्तों, 63 है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न। बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर मूल का मान आपको दे दिया है तो मूल जो है वो शून्य की तरह काम करता है, और द्विघात समीकरण में जैसे ही आप मूल का मान रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x है उन सभी जगहों पर आपको -2 रख देना है, p का मान आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x मतलब 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। ठीक है, p को उधर ले लो तो इधर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा -4 और बराबर में p हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 घटेगा तो p का मान आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज 1, ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज 2, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात है। यानी भुजा 1 पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।